सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम के पहले सीजन के एपिसोड 4, 5 और 6 के बारे में। अब तक हमने देखा था कि सारे खिलाड़ियों ने जब अपने पहले गेम को खेला तब उन्हें इस गेम की सच्चाई पता चली, इसीलिए उन लोगों ने निश्चय किया कि वो लोग इस गेम को छोड़ देंगे। लेकिन घर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इस गेम को वापस खेलना चाहिए, इसीलिए वो वापस आए और उन्होंने यहाँ के दूसरे गेम को खेला और उस गेम में भी बहुत सारे लोगों की मौतें हुई। चौथे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम सारे प्लेयर्स को वापस आते हुए देखते हैं, जितने भी लोगों ने दूसरे गेम को खत्म कर लिया है। तभी कुछ गार्ड्स डॉक्टर को लेकर के साइड में चले जाते हैं और डॉक्टर वही आदमी है जिसे इन लोगों ने पहले इस गेम के बारे में बता दिया था। और अब सारे लोग हॉल में जमा हो जाते हैं और जब सांगू गिहुन को जिंदा देखता है तब उसे बहुत खुशी होती है और उसके साथ साथ प्लेयर नंबर 1 गिहुन का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने एन वक्त पे अपना दिमाग लगाया और उसने चक्री को पिघला दिया और प्लेयर नंबर 1 ने भी उसी चीज को कॉपी किया। इसीलिए सारे लोग अपने ग्रुप में फिर से रहने लगते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि और सारे भी प्लेयर्स कम हो चुके हैं, इसीलिए अब इनाम की धनराशि और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ड्यूक्सी मिन्यू से अब बहुत खुश है क्योंकि उसने उसे लाइटर दिया था, इसीलिए ड्यूक्सी मिन्यू को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। तभी इन सबको नाश्ता दिया जाता है और ये लोग देखते हैं कि आज का नाश्ता बहुत ही कम है। आज इन्हें सिर्फ एक अंडा दिया जा रहा है और उसके साथ थोड़ा सा सोडा। इसीलिए ड्यूक्सो के ग्रुप वाले एक बार फिर से लाइन में लग जाते हैं और वो दूसरे लोगों का खाना खा जाते हैं। इसीलिए अंत में 5 लोगों का खाना कम पड़ जाता है और वो गार्ड से खाना मांगने लगते हैं। लेकिन गार्ड्स बोलते हैं कि सबके लिए पहले ही खाना आ चुका है और दोबारा किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। और इस बात से वो 5 लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने इन लोगों को अपना खाना खाते हुए देखा है, लेकिन गार्ड्स इनकी कोई भी मदद नहीं करते। तब इन 5 लोगों में से एक आदमी गुस्सा हो जाता है और वो ड्यूक्सी से लड़ाई करने लगता है। लेकिन ड्यूक्सी एक पागल आदमी है, इसीलिए वो इस आदमी को बहुत ही जल्द मार देता है और वो इस आदमी को मारता रहता है और सारे गार्ड्स इसका तमाशा देखते रहते हैं। और जैसे ही ये आदमी मरता है इनाम की राशि और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एक प्लेयर और कम हो चुका है। और अब यहाँ पे हमें इनकी प्लानिंग पता लगती है। इन्होंने जानबूझ के आज कम खाना दिया है ताकि लोग आपस में लड़े और वो एक दूसरे को मार दे ताकि प्लेयर्स कम हो जाए, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि कमजोर लोग मारे जाएं। और ये सारे प्लेयर्स को ये बात बताना चाहते हैं कि कोई भी प्लेयर किसी को भी मार सकता है और उस बात से यहाँ के गार्ड्स को कोई समस्या नहीं होगी। तभी हम जुनहो को देखते हैं जो कि यहाँ पे चारों तरफ अब सीनियर बन के घूम रहा है और उसे यहाँ के बारे में और भी चीजें पता लग रही है। तभी हम फिर से उस डॉक्टर को देखते हैं और ये डॉक्टर यहाँ पे उन खिलाड़ियों के ऑर्गन्स निकालता है जो गोली लगने के बाद भी थोड़ी देर तक जिंदा होते हैं। लेकिन जो गार्ड्स डॉक्टर से ये काम करवा रहे हैं वो इस काम को बहुत ही छुपा करके करते हैं क्योंकि 4 से ज्यादा गार्ड्स को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और डॉक्टर इनकी इसलिए मदद करता है क्योंकि डॉक्टर को ये लोग अगले गेम के बारे में बता देते हैं। तभी हम सांगू को देखते हैं जिसे अब सारी बात पता लग चुकी है कि यहाँ पे आज रात लड़ाई होने वाली है और यहाँ के सारे लोग भी यही चाहते हैं, इसीलिए कोई भी गार्ड लड़ाई को छुड़ाने नहीं आएगा। इसीलिए सांगू अपने ग्रुप वालों को कहता है कि आज रात हमें एक साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। और इस बात को सुनने के बाद गिहू पहुंचता है सिबियोक के पास और कहता है कि आज रात लड़ाई होने वाली है, इसीलिए अंधेरा होने के बाद अगर तुम्हें खतरा लगे तब तुम हमारे ग्रुप के पास आ सकती हो। तब सिबियोक कहती है कि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं। तब गिहुन कहता है कि हम किसी पे भरोसा इसलिए नहीं करते ताकि हमें उस पर भरोसा होता है, बल्कि हम भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए अगर तुम आना चाहो तब तुम हमारे पास आ सकती हो। तभी हम फिर से डॉक्टर को देखते हैं और डॉक्टर को अब इन लोगों ने ये बात बता दी है कि आज रात यहाँ पे लड़ाई होने वाली है और ऊपर वाले सारे लोग भी यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सारे कमजोर लोग मारे जाएं, इसीलिए आज रात तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा और उस ग्रुप के साथ रहो जो ग्रुप तुम्हें सुरक्षित रख सके। इसीलिए अब ये डॉक्टर पहुंचता है ड्यूक्सू के पास और वो ड्यूक्सू से कहता है कि वो उसके ग्रुप में शामिल होना चाहता है। तब ड्यूक्सू इसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने ग्रुप में क्यों रखूं। और डॉक्टर समझ जाता है कि ये लोग उसे ग्रुप में नहीं रखेंगे, इसीलिए डॉक्टर ड्यूक्सू से कहता है कि मुझे पता है कि अगला गेम कौन सा होने वाला है। और इस बात को सुनने के बाद ड्यूक्सू उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। तभी हम सारे गार्ड्स को देखते हैं जो कि इनके दरवाजे के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और फ्रंटमैन के सिग्नल का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पे लड़ाई होने वाली है। और अब जल्दी ही अंदर की लाइट बंद हो जाती है और लाइट के बंद होते ही ड्यूक्सू उन लोगों को मारने लगता है जिन लोगों ने आज इसके खिलाफ बगावत किया था और कहा था कि इसने उनका खाना खाया है। और अब यहाँ पे देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है और एक के बाद एक सारे लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। और अब ड्यूक्सू अपने गिरोह को लेकर के पहुंचता है सिबियोक के पास ताकि वो उसे मार सके, लेकिन सिबियोक भी तैयार होती है, इसीलिए वो अपने चाकू से इन पे हमला करती है। लेकिन ड्यूक्सू के पास बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए वो सिबियोक पे भारी पड़ने लगता है। तभी हम सांगू को देखते हैं जो गिहुन की जान बचाता है और तब ये लोग प्लेयर नंबर 1 को ढूंढने लगते हैं, लेकिन प्लेयर नंबर 1 इन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी सिबियोक इनके पास चली आती है और जब ड्यूक्सू सिबियोक को मारने आता है तब सांगू और जिहुन उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे ग्रुप में है और अब तुम इसे नहीं मार सकते। लेकिन अब हर जगह लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं और सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि दरवाजा खोलो, लेकिन गार्ड्स इन बातों को सुनने के बाद भी दरवाजे पे खड़े हैं। तभी हम प्लेयर नंबर
नंबर 1 को देखते हैं, जो एक कोने में खड़ा होकर के चिल्ला रहा होता है कि इन सबको बंद करो। और उसके इतना कहते ही यहाँ की बत्तियां जल जाती हैं और सारे गार्ड्स अंदर चले आते हैं और वो लाशों को लेकर के जाने लगते हैं। तभी इन्हीं गार्ड्स में हम जुनहो को देखते हैं, जो गिहुन के पास आता है और उसे अपने भाई का नाम बताता है और कहता है कि क्या इस नाम का यहाँ पे कोई है। तब गिहुन कहता है कि हम एक दूसरे का नाम नहीं पूछते यहाँ पे। और इस बात को सुनने के बाद जुनहो यहाँ से चला जाता है। तभी गिहुन अपने सारे ग्रुप वालों से उनका नाम पूछने लगता है, लेकिन प्लेयर नंबर 1 को कुछ भी याद नहीं आता क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही होती है, इसीलिए वो अपना नाम नहीं बताता। और अब जल्दी ही रात हो जाती है और रात में जुनहो फिर से यहाँ के बारे में सारी चीजें अपने फोन में लिखने लगता है। तभी अगली सुबह सारे प्लेयर्स को बताया जाता है कि उन्हें तीसरे गेम के लिए अब तैयार होना है और अब जल्दी ही सारे लोगों को लेकर के जाया जाता है दूसरी जगह पे, जहाँ इन्हें कहा जाता है कि सबको 10-10 लोगों की एक टीम बनानी है। इसीलिए अब सारे लोग अपना अपना टीम बनाने लगते हैं, लेकिन सारे लोग हट्टे कट्टे लोगों को अपनी टीम में रख रहे होते हैं। तभी सांगू देखता है कि इनके ग्रुप में पहले से एक बुजुर्ग आदमी है और एक लड़की है। इसीलिए सांगू कहता है कि अभी हम 5 लोग हैं, इसीलिए हम जाएंगे और एक एक लोगों को लेकर के आएंगे, लेकिन कोई भी किसी लड़की को नहीं लाएगा, सब लोग हट्टे कट्टे मर्दों को लाएंगे। और इतना कहने के बाद सारे लोग जाकर के ढूंढने लगते हैं। तभी हम ड्यूक्सू को देखते हैं, जो कि मिनियो को अपने ग्रुप में शामिल करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक लड़की है, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही मिनियो को बता दिया है कि आज कौन सा गेम होने वाला है। इसलिए ड्यूक्सू नहीं चाहता कि वो किसी भी कमजोर कड़ी को अपनी टीम में रखे, इसलिए वो मिनियो को निकाल देता है। और इस बात से मिनियो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तेरी मौत मेरे ही हाथों से होगी। और इतना कहने के बाद वो अपने लिए दूसरा ग्रुप ढूंढने लगती है। तभी हम सिबियोक को देखते हैं, जिसे एक लड़की नजर आती है जो कि अकेली बैठी होती है और सिबियोक उस लड़की को ले आती है। और जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं तब सांगू देखता है कि सिबियोक एक लड़की को ले आई है, इसीलिए वो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि किसी लड़की को नहीं लाना है, लेकिन अब ये लोग इसे नहीं भगाते क्योंकि कोई प्लेयर नहीं बचा होता। और जब ये सारे लोगों को गिनते हैं तो इन्हें पता लगता है कि अभी भी 9 लोग हैं, क्योंकि प्लेयर नंबर 1 किसी को नहीं लाया है। और इनकी ये बातें चली रही होती है। तभी यहाँ पे मिनियो आती है और वो जबरदस्ती अपने आप को इनके ग्रुप में शामिल कर लेती है और ये लोग कुछ कहते उससे पहले वक्त खत्म हो जाता है ग्रुप बनाने का। तभी हमें पता लगता है कि टग ऑफ वार का मैच होने वाला है और अब सारे ग्रुप्स को नंबर दिया जाता है। ड्यूक्सू के ग्रुप का नंबर होता है नंबर 1 और सांगू के ग्रुप का नंबर होता है नंबर 4, इसीलिए सबसे पहला नंबर आता है ड्यूक्सू के ग्रुप का। और ड्यूक्सू देखता है कि उनके सामने वाला ग्रुप बहुत ही कमजोर है क्योंकि उसमें ज्यादातर औरतें हैं, इसीलिए वो लोग जल्दी उनके ग्रुप को हरा देते हैं। और टग ऑफ वार में जो ग्रुप हारता है वो एक रस्सी से लटक जाते हैं और जल्दी ही रस्सी को काट दिया जाता है। और रस्सी के कटते ही ये लोग बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरते हैं और नीचे गिरने के बाद इसमें से ज्यादातर लोग मर जाते हैं, लेकिन जो जिंदा होते हैं उन्हें भी गार्ड्स यहाँ से लेकर के चले जाते हैं ताकि वो इनका ऑर्गन निकाल सके। और अब आता है सांगू की टीम का नंबर और इनकी टीम का मुकाबला एक बहुत ही ताकतवर टीम के साथ होता है क्योंकि उनकी टीम में सारे के सारे मर्द होते हैं, लेकिन इनकी टीम में 3 औरतें हैं और उसके साथ साथ एक बुजुर्ग आदमी है, इसीलिए इनकी टीम में सिर्फ 6 ताकतवर लोग हैं। इसीलिए सबको लगता है कि वो हारने वाले हैं और वो बहुत ही परेशान नजर आते हैं। तब प्लेयर नंबर 1 कहता है कि ताकत से टग ऑफ वार को नहीं जीता जा सकता, बल्कि अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ जीता जा सकता है। हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, हमें अपनी टीम के एक ताकतवर आदमी को आगे रखना पड़ेगा और सबसे ताकतवर आदमी को सबसे पीछे, और हमें रस्सी को साइड से पकड़ना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ही ये गेम शुरू होगा हम शुरू के 10 सेकंड तक इस रस्सी को बहुत ही तेज पकड़ करके रखेंगे और इतना तेज पकड़ेंगे ताकि हमारा पूरा शरीर पीछे झुक जाए। और जब हमें पता लगे कि सामने वाले प्लेयर्स के पैर घसीटने लगे हैं तब हम एक साथ ताकत लगा करके रस्सी को खींचना शुरू करेंगे। और ये ऐसा ही करते हैं और थोड़ी देर तक ये स्ट्रेटेजी काम भी करती है, लेकिन जल्दी ही इनकी टीम कमजोर पड़ने लगती है और ये खींचे चले जाते हैं। तब सांगू एक नया प्लान बनाता है और कहता है कि मेरे 3 गिनते ही सारे के सारे प्लेयर्स 3 कदम आगे जाएंगे, जिससे वो नीचे गिर जाएंगे। और अगर एक बार वो नीचे गिर गए तब हम पूरी ताकत लगा करके फिर से खींचेंगे। और ये ऐसा ही करते हैं। सांगू के 3 गिनने के बाद सारे प्लेयर्स आगे जाते हैं और दूसरी टीम नीचे गिर जाती है। तभी लोग जोर लगा करके खींचने लगते हैं और देखते ही देखते वो सामने वाली टीम को नीचे गिरा देते हैं, जिससे ये जीत जाते हैं। लेकिन किसी को भी इन पे भरोसा नहीं होता कि ये लोग इस मैच को जीतेंगे क्योंकि इनकी टीम सबसे कमजोर होती है। इसीलिए ये लोग जैसे ही हॉल में दाखिल होते हैं ड्यूक्सू उन्हें देख करके हैरान हो जाता है और मिन्यू ड्यूक्सू को चिढ़ाने लगती है। तभी हम सारे गार्ड्स को लाशों को जलाते हुए देखते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग जिंदा हैं, इसीलिए कुछ गार्ड्स उन्हें लेकर के चले जाते हैं और अब वो आते हैं डॉक्टर को बुलाने के लिए। तभी हमारे सामने हॉल का दृश्य आता है और यहाँ पे हम सांगू की टीम को देखते हैं और सांगू सबको कहता है कि ड्यूक्सू की टीम वालों को पता था कि आज कौन सा मैच होने वाला है, इसीलिए उन लोगों ने अपनी टीम में एक भी औरत को नहीं रखा। और अब यहाँ पे खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है और कहीं ये लोग रात में हमें मारने की कोशिश करें, इसीलिए हम यहाँ पे एक दीवार बनाएंगे और उसके पीछे सोएंगे और उसके साथ साथ 2-2 लोग पहरा देते रहेंगे। और इस बात को लेकर के सारे लोग राजी हो जाते हैं। लेकिन जब ये लोग दीवार बना रहे होते हैं तभी ड्यूक्सू इनके पास आता है और वो गिहुन से कहता है कि ये दीवारें तुम्हें नहीं बचा पाएंगी, लाइट ऑफ होने के बाद अगर हम चाहें तो तुम्हें मार देंगे। तब गिहुन कहता है कि तुम्हें अपने आप की फिक्र करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जितने सबसे खराब लोग हैं वो सारे के सारे तुम्हारी टीम में हैं और अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारता क्योंकि तुम बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं हो। और इस बात को सुनने के बाद ड्यूक्सू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे ये बात सही लगती है और उसे लगता है कि कहीं उसके ग्रुप वाले उसे ना मार दे, इसीलिए वो अपने ग्रुप वालों को कहता है कि आज रात हम किसी को नहीं मारेंगे। और ड्यूक्सू रात भर ऐसे ही जगने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सांगू और अली दोनों सबसे पहले पहरा दे रहे हैं और अली यहाँ पे
सांगू को एक भुट्टा देता है क्योंकि सांगू ने उसकी बहुत मदद की है और उसके साथ साथ सांगू ने एक दिन पहले उसे एक बन भी दिया था और अभी दोनों इस भुट्टे को खाने लगते हैं और उसके साथ साथ ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बातें भी करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है और एक गार्ड पहुंचता है जुनहो के पास क्योंकि जुनहो अब गार्ड नंबर 29 है और 29 इनके साथ पहले काम करता था, लेकिन जुनहो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि कल ही उसने नंबर 29 का मास्क पहना है। इसीलिए ये लोग उसे डांटते हैं और कहते हैं कि कल हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और इतना कहने के बाद ये लोग उसे नीचे लेकर के जाते हैं जहाँ वो डॉक्टर ऑर्गन्स निकाल रहा होता है और अभी लोग डॉक्टर को जल्दी जल्दी करने के लिए कहते हैं। तब डॉक्टर कहता है कि ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है। तब ये लोग कहते हैं कि ये काम आसान नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें अगले गेम के बारे में बताते रहते हैं ताकि तुम हमारा ये काम करो। तभी ये लोग कहते हैं कि आज 28 के साथ 29 को जाना पड़ेगा क्योंकि ये लोग पानी के रास्ते बाहर निकलते हैं जहाँ पे एक जहाज आता है और उसी जहाज में इन ऑर्गन्स को ये लोग दे देते हैं जहाँ से इन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं इन ऑर्गन्स के। तभी हम सांगू को देखते हैं जो कि गिहुन को जगाता है क्योंकि अब उसकी पारी है पहरा देने की और अब गिहुन जग जाता है। तभी गिहुन के पास प्लेयर नंबर 1 आता है और अब ये दोनों बातें करने लगते हैं और गिहुन अपने पहले की जिंदगी के बारे में बताता है कि वो एक कंपनी में काम किया करता था, लेकिन वहाँ पे इन लोगों ने हड़ताल किया, लेकिन वहाँ पे जल्दी ही लड़ाई होने लगी और इसी लड़ाई के दौरान गिहुन का एक दोस्त मारा गया। तब से गिहुन की नौकरी चली गई और गिहुन बेरोजगार हो गया और दिन प्रतिदिन उस पर कर्जा चढ़ता गया। तभी हम फिर से डॉक्टर को देखते हैं और अब डॉक्टर से ये सारे लोग मजाक कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये काम तुम हमें सिखा दो तब तुम आराम से रह पाओगे। तब डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और वो इन्हें सीजर दे देता है और कहता है कि ट्राई करके देखो। तभी लोग कहते हैं कि जब तुम इतने काबिल डॉक्टर हो तब तुम्हारा एक पेशेंट मरा क्यों। और अब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये डॉक्टर यहाँ पे क्यों है। इसके ऑपरेशन के बाद एक पेशेंट मर गया और उसके बाद इस पर इतना सारा कर्जा चढ़ गया। तभी ये लोग इस डॉक्टर का और भी मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरी बार जब ये ऑपरेशन कर रहा था तभी बीच में एक पेशेंट उठ के खड़ा हो गया और उसकी एक आंख बाहर निकली हुई थी और वो ऐसे ही भागने लगा। तब वो डॉक्टर कहता है कि वो तुम्हारी गलती थी, वो आदमी अभी भी जिंदा था और तुम लोगों ने उसे बेहोश नहीं किया। और उसके साथ साथ ये लोग ये भी बताते हैं कि जो आदमी उठ करके खड़ा हो गया था उसकी एक ही किडनी थी और फिर इन लोगों ने डंडे से मार मार के उसे मार दिया और अब डॉक्टर सारे ऑर्गन्स निकाल देता है। इसीलिए अब एक बंदा इस ऑर्गन को लेकर के जाने लगता है और वो अपने साथ जुनहो को भी लेकर के जाता है और अब धीरे धीरे जुनहो इस आदमी को फॉलो करने लगता है क्योंकि जुनहो को ये रास्ता नहीं पता। और जैसे ही जुनहो यहाँ से नीचे उतरता है उसे एक बॉम्ब दिखाई पड़ता है, इसीलिए वो पूछता है कि ये बॉम्ब यहाँ पे क्यों है। तब वो आदमी बताता है इमरजेंसी एग्जिट के लिए कि अगर यहाँ पे कोई खतरा हो गया तब सारे वीआईपी लोग इस रास्ते से निकल जाएंगे और उसके बाद इस बॉम्ब को फोड़ दिया जाएगा और पूरे जगह को तबाह कर दिया जाएगा। तब जुनहो पूछता है कि ये वीआईपी लोग कौन है और इस बात को सुनने के बाद उस आदमी को जुनहो पे शक हो जाता है कि आखिर वो वीआईपी के बारे में क्यों पूछ रहा है। इसलिए आदमी जुनहो को कहता है कि वो अपना मास्क हटाए और जुनहो अपना मास्क हटाता है, लेकिन अपना मास्क हटाने के बाद जुनहो इस आदमी पे बंदूक तान देता है क्योंकि जुनहो अपनी सर्विस रिवॉल्वर अपने साथ लाया है। और अब जुनहो इस आदमी का भी मास्क हटवाता है और उस आदमी के बारे में पूछता है जिसकी एक ही किडनी थी। तभी आदमी कहता है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तब जुनहो बताता है क्योंकि उसकी दूसरी किडनी मेरे पास है और हम दोनों भाई थे। तब वो कहता है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, जिसकी एक ही किडनी थी वो कोई आदमी नहीं था बल्कि एक औरत थी। तब जुनहो कहता है कि ये तुम्हें कैसे पता। तभी आदमी कहता है क्योंकि हम सबने मिलकर उसका बलात्कार किया था। लेकिन जुनहो को इस बात पे विश्वास नहीं होता कि वो औरत थी। तब जुनहो कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो तब तुम यहाँ से फ्रंटमैन के कमरे में जा सकते हो और वहाँ पे प्लेयर्स की सारी लिस्ट है। और इस बात को सुनने के बाद जुनहो इस आदमी को गोली मार देता है, लेकिन वो अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारता है। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि सारे गार्ड से कहता है कि मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे बताओ कि कल कौन सा गेम होने वाला है। तब ये लोग कहते हैं कि हमें अभी पता नहीं। और इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और इनके एक गार्ड पे चाकू तान देता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया तब मैं इसे मार दूंगा, क्योंकि अगर मुझे अगले गेम के बारे में पता नहीं चला और मैं हॉल में वापस गया तब मेरे ग्रुप वाले ही मुझे मार देंगे। और अब ये गार्ड्स डॉक्टर को समझाने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे बात बिगड़ने लगती है और ये डॉक्टर 2 गार्ड्स को मार करके यहाँ से भागने लगता है। तभी इनका आखिरी साथी डॉक्टर को देख लेता है क्योंकि वो कैमरे पे रहता है और सारे फुटेजेस को ही मिटाया करता है, इसीलिए वो डॉक्टर के पीछे आता है और डॉक्टर भागते भागते पहुंचता है एक प्लेग्राउंड में, जहाँ पे आदमी डॉक्टर को कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे अभी गेम के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन डॉक्टर डरा होता है और उसे लगता है कि ये आदमी उसे मार देगा। तभी आदमी कहता है कि हम प्लेयर्स को नहीं मारते क्योंकि ये यहाँ के नियमों का खिलाफ है। अगर कोई भी गार्ड गायब होता है तब इससे किसी को कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर कोई प्लेयर गायब होता है तब बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो तब तुम मेरा चेहरा देख सकते हो। और इतना कहने के बाद ये आदमी मास्क हटा देता है और डॉक्टर भी इस आदमी पे विश्वास कर लेता है और वो अपनी बंदूक नीचे कर देता है। तभी वो गार्ड डॉक्टर के पास आता है और उसे एक चाकू से मारने वाला होता है। तभी अचानक यहाँ पे फ्रंटमैन आ जाता है और वो इस आदमी को मार देता है और कहता है कि तुम किसी का ऑर्गन बेचो, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुमने यहाँ के नियमों का उल्लंघन किया है और तुमने इस आदमी को पहले से गेम के बारे में बताया है जो कि बाकी खिलाड़ियों के लिए अनफेयर है और मैं चाहता हूँ कि ये गेम बिल्कुल फेयर रहे। और इतना कहने के बाद फ्रंटमैन यहाँ से चला जाता है और वो अपने गार्ड्स को कहता है कि डॉक्टर को मार दो क्योंकि इसने भी नियमों का उल्लंघन किया है। और अब ये लोग डॉक्टर को मार देते हैं। तभी हम जुनहो को देखते हैं जो फ्रंटमैन के कमरे में पहुंच चुका है, लेकिन अब फ्रंटमैन पहुंचता है उस आदमी के पास जिसे जुनहो ने मारा है और इसे देखने के बाद
बाद फ्रंटमैन समझ जाता है कि इनका एक और साथी अभी भी जिंदा है और वो यहाँ से भाग गया है। इसलिए फ्रंटमैन कहता है कि उस आदमी को ढूंढो। लेकिन अब जुनहो फ्रंटमैन के पूरे कमरे में घूम रहा है, तभी उसे एक खुफिया कमरा मिलता है जहाँ सारे प्लेयर्स की डिटेल है और यहाँ पे बहुत सारी फाइलें होती है और कुछ फाइलें 90 की दशक की होती है। और इसे देख के हमें पता लगता है कि ये गेम बहुत पहले से चल रहा है और यहाँ पे सारे प्लेयर्स की लिस्ट होती है और उसके साथ साथ किन किन लोगों ने इस गेम को जीता है उसकी भी लिस्ट होती है। इसीलिए जुनहो अब इस पूरी लिस्ट को देखने लगता है। तभी हम गार्ड्स को देखते हैं जिन्होंने सारे खिलाड़ियों को रात में ही जगा दिया है और अब वो उन सारे खिलाड़ियों को बाहर आने के लिए कह रहे हैं। लेकिन प्लेयर नंबर 1 की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी हम गिहुन को देखते हैं जिसे यहाँ पे एक नाम मिलता है और ये नाम होता है उसके भाई का और उसे पता लग जाता है कि उसका भाई यहाँ पे एक प्लेयर था जो यहाँ का विजेता रह चुका है। और अब सारे गार्ड सारे प्लेयर से बात कर रहे हैं कि उन्हें पता चले कि प्लेयर्स में से और भी कोई मिसिंग तो नहीं है। तभी यहाँ पे गिहुन देखता है कि प्लेयर नंबर 1 ने अपने पैंट में ही सुसु कर दिया है। इसीलिए गिहुन अपने जैकेट को उनके कमर से बांध देता है क्योंकि गिहुन प्लेयर नंबर 1 को बहुत पसंद करता है और प्लेयर नंबर 1 भी सबसे ज्यादा करीब गिहुन से ही है। और अब इन सारे प्लेयर्स को बाहर लेकर के जाया जाता है जहाँ ये लोग देखते हैं कि 4 गार्ड्स की डेड बॉडी लटक रही है और उसके साथ साथ डॉक्टर की भी। और अब यहाँ पे सबको बताया जाता है कि जिसने भी इस गेम में चीटिंग करने की कोशिश की उसका भी यही हश्र होगा। और अब इन सारे लोगों को दूसरे जगह पे लेकर के जाया जाता है जहाँ इन्हें बताया जाता है कि इन्हें 2-2 लोगों की टीम बनानी है। तभी हम जुनहो को देखते हैं जो कि अभी भी फ्रंटमैन के कमरे में है और वो यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें ले रहा है। तभी बाहर का फोन बजता है और यहाँ पे फ्रंटमैन आता है और वो फोन उठाता है, फिर वीआईपी से बात करता है और कहता है कि हम सही समय पे खेल को शुरू करेंगे। और यहाँ पे कुछ परेशानियां हुई थी लेकिन हमने उन सारी चीजों को ठीक कर दिया है। और जुनहो इन सारी बातों को सुन लेता है, इसीलिए वो वापस आकर के फोन से रीडायल करता है लेकिन उसे उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी हम सारे प्लेयर्स को देखते हैं जिन्हें बताया गया है कि इन्हें 2-2 लोगों की टीम बनानी है। और गिहुन यहाँ पे चाहता था कि वो सांगू के साथ खेले लेकिन सांगू अली को चुनता है और गिहुन अपने लिए अलग प्लेयर्स ढूंढने लगता है। तभी गिहुन को एक आदमी मिलता है और वो गिहुन को कहता है कि वो उसके साथ खेले क्योंकि आज 49 प्लेयर है और अंत में सिर्फ 24 लोगों की ही जोड़ी बन पाएगी और एक प्लेयर बच जाएगा और जो बच जाएगा उसे मार दिया जाएगा। और वो आदमी ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि वो बूढ़ा आदमी आज मरेगा क्योंकि उसके साथ कोई भी नहीं खेलना चाहता। लेकिन गिहुन नहीं चाहता कि प्लेयर नंबर 1 मरे, इसीलिए उस बूढ़े आदमी से आकर के कहता है कि क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। और बूढ़ा आदमी मान भी जाता है। तभी हम सिब्यूक को देखते हैं जिसके पास वही लड़की आती है जो इनके साथ टग ऑफ वॉर में थी जिसका नाम है जियूंग। और वो सिब्यूक से कहती है कि हम दोनों की टीम बहुत अच्छी बन सकती है और सिब्यूक भी इस बात के लिए मान जाती है और अब सारे लोगों की जोड़ी बन जाती है, सिर्फ मिनियोंग की जोड़ी नहीं बनती। इसीलिए वो परेशान हो जाती है और वो सबके सामने गिड़गिड़ाने और चिल्लाने लगती है लेकिन कोई भी उसके साथ जोड़ी नहीं बनाता और सारे यहाँ से चले जाते हैं और वो अकेली छूट जाती है। और अब सारे इस गेम के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। तभी इन सभी को गेम बताया जाता है और इन सबको 20-20 कंचे दिए जाते हैं और कंचों को देखने के बाद सारे प्लानिंग करने लगते हैं और इन्हें लगता है कि इन्हें दूसरे टीम के साथ खेलना पड़ेगा। तभी इन्हें पता लगता है कि इन लोगों ने जिसके साथ जोड़ी बनाई है इन्हें उन्हीं के साथ खेलना है। इसीलिए अब सारे बहुत ही ज्यादा हताश और निराश हो जाते हैं क्योंकि सबने अपने सबसे प्रिय आदमी को चुना होता है। इसीलिए थोड़ी देर तक सब परेशान रहते हैं लेकिन अंत में उनको एहसास होता है कि उन्हें कैसे भी गेम को खेलना पड़ेगा। इसीलिए सारे गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। तब अली सांगू को कहता है कि उसे ये गेम खेलना ही नहीं आता और सांगू उसे सिखाता है और ये खेल शुरू हो जाता है। तभी हम प्लेयर नंबर 1 को देखते हैं जिसकी बीमारी बढ़ती जा रही है, इसीलिए वो हर चीज को भूलता जा रहा है और उसे पता ही नहीं कि वो यहाँ पे क्यों है, इसीलिए वो गेम नहीं खेलता। इसीलिए जीहुन बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तभी हम जीहुन को देखते हैं जो सिब्यूक से कहती है कि हम पूरे समय गेम नहीं खेलेंगे, हमारे पास आधे घंटे का वक्त है लेकिन इस पूरे समय में हम सिर्फ बात करेंगे और अंत के टाइम में हम सिर्फ एक गेम खेलेंगे और उसी से हार और जीत का निर्णय करेंगे। और दूसरी तरफ गेम ऐसे ही चलते जाता है। तभी हम सांगू को देखते हैं जो बहुत परेशान है क्योंकि अली सारे कंचों को जीतता जा रहा है और अब सांगू के पास सिर्फ एक कंचा बचा है। तभी हम ड्यूक्सू को देखते हैं जिसका पार्टनर उसके सारे कंचे जीत गया है। इसीलिए ड्यूक्सू कहता है कि अब हम गेम को बदल देंगे और अब हम दूसरा खेल खेलेंगे और ड्यूक्सू एक दूसरा गेम खेलने लगता है और उसमें वो अपने पार्टनर को हरा देता है। इसीलिए जल्दी ही ड्यूक्सू के पार्टनर को मार दिया जाता है। तभी हम सांगू को देखते हैं जो कि अली पे गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तू शायद मेरे साथ चीटिंग कर रहा है क्योंकि तूने कहा था कि तुझे ये गेम भी खेलना नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर के बाद सांगू अब गिड़गिड़ाने लगता है अली के सामने और कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता और फिर वो अली के साथ चालाकी करने लगता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों जिंदा रह सकते हैं। सारे लोगों के पास सिर्फ आधे घंटे का वक्त है लेकिन आधे घंटे में सारे खिलाड़ी इस खेल को खत्म नहीं कर पाएंगे, तो जितने भी लोग बचेंगे उन्हें दूसरी टीम के साथ खिलाया जाएगा और हम भी वही करेंगे। हम भी आखिरी समय तक इंतजार करेंगे और हम दूसरी टीम के साथ खेलेंगे और जीत जाएंगे। इसीलिए अब हमें एक ऐसी टीम को ढूंढना है जो टीम कमजोर हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरफ जाओ और मैं इस तरफ टीम को ढूंढने जा रहा हूँ। और जब अली जाने लगता है तब सांगू उसे रोकता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अंत के समय में लोग कंचे छीनने लगेंगे, इसीलिए तुम्हें अपने कंचे को सलामत रखना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो अपने टी शर्ट फाड़ता है और अली की पोटली को अपने टी शर्ट के कपड़े के साथ बांध देता है और कहता है कि जाओ, और अली यहाँ से चला जाता है। तभी सांगू आता है गार्ड के पास और हमें पता लगता है कि सांगू ने अली के सारे कंचे ले लिए हैं और उसने उसे पत्थर भर के दे दिया है। इसीलिए अब सांगू गार्ड को 20 कंचे दे देता है और कहता है कि नियम के मुताबिक मैं जीत चुका हूँ क्योंकि मेरे पास 20 कंचे हैं। तभी यहाँ पे अली आता है और
गार्ड उस पर बंदूक तान देता है। तब अली देखता है कि उसके पोटली में सिर्फ और सिर्फ पत्थर है, इसीलिए अली को यहाँ पे मार दिया जाता है। तभी हम सिबियोक और जियोंग को देखते हैं और जियोंग यहाँ पे सिबियोक के बारे में पूछती है। तब सिबियोक बताती है कि वो नॉर्थ कोरिया की है, लेकिन जब वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तभी उसके पिता को गोली मार दिया गया और सिबियोक अपने भाई को लेकर के भागने लगी, लेकिन उसकी माँ को पकड़ लिया गया और उसे वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया। इसीलिए वो इन सारे पैसों को कमाना चाहती है ताकि वो अपनी माँ को वापस ला सके और उसके साथ साथ अपने भाई को अच्छी जिंदगी दे सके। और इन सारी बातों को सुनने के बाद जियोंग अपनी कहानी बताती है कि उसके पिता बहुत बेरहम थे और वो उसकी माँ को हमेशा मारते थे और उसके साथ साथ वो जियोंग के साथ भी गंदे काम करते थे। और एक दिन जब जियोंग घर लौटी तब उसने अपने पिता के हाथ में चाकू देखा, क्योंकि उसने उसकी माँ को मार दिया था। इसीलिए जियोंग ने भी अपने पिता को मार दिया और उसके बाद वो जेल चली गई। और जब जेल से वो वापस आई तब उसका दुनिया में कोई भी नहीं था। तभी उसे इस गेम के बारे में पता चला और वो इस गेम को खेलने आ गई। और जियोंग ये भी कहती है कि उसका सपना है कि वो एक बीच पे जाए और वो एक बीच का नाम भी रखती है। और उसके बाद वो सिबियोक को कहती है कि हमें अब इस गेम को खेलना चाहिए। और इतना कहने के बाद जियोंग कहती है कि जो अपने कंचों को सबसे आगे फेंकेगा वो इस गेम को जीतेगा। और अब सिबियोक सबसे पहले कंचा फेंकती है और जब जियोंग की बारी आती है तब वो अपने कंचों को वहीं पे छोड़ देती है और सिबियोक समझ जाती है कि जियोंग जानबूझ के हार रही है। तब जियोंग कहती है कि हाँ, क्योंकि मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं है, तुम अपने भाई को अच्छे से पालना और उस बीच पर भी जाना जिस बीच पे जाना मेरा सपना था। और इतना कहने के बाद वो सिबियोक को सारे कंचे दे देती है और गार्ड जियोंग को गोली मार देते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद सिबियोक टूट जाती है। तभी हम गिहुन को देखते हैं जो उस बूढ़े आदमी को मनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो गेम खेले, लेकिन वो बूढ़ा आदमी पागल होते जा रहा होता है। इसीलिए गिहुन गुस्सा हो जाता है और वो उसे बहुत डांटता है। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं इस गेम को खेलूंगा और अब ये लोग इस गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखते ही देखते गिहुन अपने सारे कंचे हार जाता है इस बूढ़े आदमी से और अब उसके पास अपना आखिरी कंचा बचा होता है और वो उसे भी दाव पे लगाता है, लेकिन गिहुन इसे भी हार जाता है। तभी गिहुन को पता लगता है कि ये बूढ़ा आदमी भूल चुका है, इसीलिए इस चीज का फायदा उठा करके गिहुन अपनी हार को जीत में बदल देता है और वो ऐसे ही गेम खेलते जाता है। बार बार वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है और बार बार गिहुन इसे जीत जाता है और गिहुन को लगता है कि वो सारे कंचे जीत चुका है, इसीलिए वो गार्ड के पास जाता है। तब उसे पता लगता है कि उसके पास 19 कंचे ही हैं और अभी भी एक कंचा उस बूढ़े आदमी के पास है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी फिर से पागलों की तरह भटकने लगता है। तब गिहुन उसके पास फिर से जाता है और कहता है कि हमें इस गेम को खेलना पड़ेगा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भागता जाता है और अंत में जब गिहुन उसे खेलने के लिए कहता है तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हम सिर्फ एक बार खेलेंगे और इस बार हम अपने सारे कंचे दाव पे लगाएंगे। तब गिहुन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या बेवकूफी है, तुम्हारे एक कंचे के बदले में अपने सारे कंचे दाव पे लगा दूं। तब इस बात को सुन करके वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बेवकूफी ये नहीं, बेवकूफी ये है कि तुमने मुझे बेवकूफ बना करके मेरे सारे कंचे जीत लिए। और अब इस बात को सुनने के बाद गिहुन भौचक्का रह जाता है और उसे पता लग जाता है कि इस बूढ़े आदमी ने जानबूझ के ऐसा किया था और वो जानबूझ के अपने सारे कंचे हारा था, इसीलिए गिहुन यहाँ पे रोने लगता है। तब वो बूढ़ा आदमी अपना आखिरी कंचा गिहुन को दे देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा जाओ। और वो गिहुन का शुक्रिया अदा भी करता है क्योंकि गिहुन ने उसकी बहुत मदद की थी। लेकिन अब इस चीज को देखने के बाद गिहुन टूट जाता है और वो फूट फूट के रोने लगता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी उसे आवाज सुनाई पड़ती है कि इन लोगों ने इस बूढ़े आदमी को भी मार दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है और हम अपनी अगली वीडियो में स्क्विड गेम के आखिरी 3 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।